हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे भारतीय संविधान के चौथे पार्ट में है, चौथे भाग में है। इसके पहले फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है, तो उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और हमने टॉपिक का नाम दिया है कि हाउ फार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। माने भारत सरकार ने आजादी के बाद से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां तक अनुपालन किया है, इंप्लीमेंट किया है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको इंप्लीमेंट के बारे में बताऊं कि भारत सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांत को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उसके पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, नीति निर्देशक सिद्धांत किसको कहते हैं, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में रखने का मतलब क्या है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में तो है नहीं, बहुत सारे देश के संविधान में नहीं है। तो आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में क्यों रखा? तो इसका उत्तर यह है कि हमारे देश के संविधान निर्माता न केवल राजनीतिक प्रजातंत्र चाहते थे, बल्कि वह सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना भी करना चाहते थे। उनका यह मानना था कि केवल राजनीतिक प्रजातंत्र से राजनीतिक प्रजातंत्र से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो तो मूलभूत तत्व है ही, क्योंकि बिना राजनीतिक प्रजातंत्र के हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य का जो उद्देश्य है वो एक समता मूलक समाज की स्थापना करने का है। तो इसी के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में भारत के संविधान में लाया गया। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत है और मौलिक अधिकार, दोनों में एक अंतर है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और आपको मालूम है कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिट पिटीशन का उल्लेख है। लेकिन अगर जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भाग 4 में जो बताए गए हैं, धारा 36 से लेकर के 51 तक, तो अगर उसका उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये अंतर है। लेकिन धीरे धीरे ये अंतर भी कम हो गया है। उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे अंतर हुआ है। और जुडिशियल एक्टिविज्म माने न्यायिक सक्रियता के कारण से बहुत सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उसको राइट्स में बदल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अनेक प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो एक जो वर्गीकरण है वो ये है कि यदि आप धारा 36 से लेकर के 51 तक को देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, तत्व मिलेंगे। पहला यह है कि ऐसे नीति निर्देशक धाराएं जो हमारे राज्य की आदर्श या हमारे राज्य के प्रकृति के बारे में उल्लेख करता है कि द नेचर डायरेक्टिव्स इन द नेचर ऑफ द आइडियल ऑफ ए स्टेट।
कि हमारे देश का आइडियल क्या होगा, आदर्श क्या होगा, किस आधार पर हमारे शासन सत्ता चलाए जाएंगे। दूसरा, विभिन्न राज्य सरकारें किस प्रकार से अपने पॉलिसी, अपने नीति को एडॉप्ट करेंगी, अख्तियार करेंगी। और तीसरा, ऐसे अधिकार नागरिकों के जो नॉन जस्टिसिएबल हैं, मतलब जिसको कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो अधिकार हैं वो नागरिकों को मिले हुए हैं। तो ये 3 प्रकार का वर्गीकरण मैंने अभी लिखा है। द आइडियल ऑफ स्टेट, शेपिंग ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स ऑफ सिटीजन। दोस्तों, एक दूसरे प्रकार का वर्गीकरण भी विद्वानों के द्वारा किया गया है, और वो वर्गीकरण क्या है? पहला सोशलिस्ट, समाजवादी दृष्टिकोण, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स के आधार पर जो निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, और तीसरा लिबरल प्रिंसिपल्स, उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के बनाए गए हैं। तो ये 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है, और इसी के आधार पर जैसे कि आपको धारा 38 में, जैसे कि डायरेक्टिव आइडियल्स ऑफ स्टेट क्या होगा, तो राज्य का जो आदर्श होगा, राज्य भविष्य में जो शासन चलाए जाएंगे, उसका मूल सिद्धांत क्या होगा। तो पहला जो जिसका व्याख्या धारा 38 में है, और ये 38 क्या कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर permitted by social, economic and political justice, to minimize inequality in income, status, facilities and opportunities amongst individuals and groups। इसका मकसद यह है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल हो सके, एक वेलफेयर, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, जहां पर कि असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। असमानता, इनइक्वालिटी, इनकम, आमदनी में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। स्टेटस, समाज में जो स्टेटस, जो विभिन्न गैर बराबरी का जो पोजीशन है विभिन्न वर्गों के बीच में, उसमें कम करने का प्रयास किया जाएगा, और सभी को अधिकतम अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे, मतलब अवसर दिए जाएंगे। ये आइडियल है हमारे देश के संविधान का, और इसका व्याख्या आप प्रियम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राकथन में भी देखते हैं, जहां पर कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात की जाती है। आप अगर ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात हमारा प्रियम्बुल कहता है। और ये प्रियम्बुल जो है वो भारत के संविधान का फिलॉसफी है, दर्शन है कि आखिर भारत के संविधान क्या चाहता है यहाँ के शासन चलाने वाले नेताओं और अधिकारियों से, वो किस तरह के राज्य की स्थापना करना चाहता है, और उसका जो पूरा फिलॉसफी है वो कहाँ है? प्राकथन में। और ये जो प्राकथन है, प्रियम्बुल, वो कहाँ से लिया गया है? जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश किया था, जिसका अनुमोदन 22 दिसंबर 1946 को किया गया, तो उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बाद में प्रियम्बुल लिया गया है। उसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कही गई है, और इसी चीज को, इसी सिद्धांत को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स धारा 38(1) और 38(2) के द्वारा उसकी व्याख्या करती है। इसी तरह से धारा 43 आप देखेंगे तो उसमें क्या बताया गया है? द स्टेट शैल endeavor to secure just and human condition of work
ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। सभी मजदूरों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर के साथ साथ एक बेहतर काम करने का बेहतर वातावरण और बेहतर मजदूरी प्राप्त करने की दिशा में राज्य कदम उठाएगा। और राज्य ने क्या क्या कदम उठाया उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। और इसी तरह से धारा 47 में 47 में यह कहा गया कि द स्टेट शैल इंडिवावर टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। जो जनता के स्वास्थ्य हैं उस पर उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। हमारा जो पौष्टिक आहार है, न्यूट्रिशन जो लेवल है, उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और उसी तरह से धारा 39 बी और सी, इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो इसमें जो है दो बातें हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ माने धन का संग्रहण कुछ ही लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, और जो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कि लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, तो ये सारे मशीनरीज हैं, दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। तो दोस्तों ये जो उत्पादन के साधन हैं उस पर कुछ खास लोगों का ही नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे देश का जो संविधान है वो एक समता मूलक संविधान समाज की स्थापना करना चाहता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नागरिक को इतना ज़्यादा धन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से गुजार सके। तो असमानता में कमी करने का लक्ष्य धारा 39 के द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसी तरह से धारा 51 में क्या कहा गया है कि स्टेट शैल endeavor to promote international peace and amity। जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, जो मैत्री है, उसको स्थापित करने का राज्य प्रयास करेगा। तो ये तो जो मुख्य मुख्य जो आइडियल हैं, इन जो आदर्श हैं, उसकी व्याख्या इन सब धाराओं के द्वारा की जाती है कि हमारे देश के जो आदर्श होंगे, जो नेचर होगा, जो शासन का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में व्याख्या करता है। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर IPS ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।